तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 32 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जवान मैनेजर किम और जवान जिनचोल पार्क की फाइट शुरू होने वाली होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिनचोल पार्क और मैनेजर किम दोनों खून में सने हुए होते हैं। जिनचोल अभी हाँफ रहा होता है और मैनेजर किम चुपचाप से खड़े होते हैं, बट खून दोनों का ही निकल रहा होता है। इन दोनों की जो फाइट यहाँ पे हुई होती है उस वजह से आसपास का सामान टूट जाता है, जो देख के जिनचोल का सीनियर कहता है, तुम हरामजादो, तुम्हें बाहर लड़ना चाहिए था, यहाँ अंदर नहीं। लेकिन जिनचोल अपने सीनियर की तरफ देख के कहता है, सर मैं हार मानता हूँ, मैं इससे नहीं लड़ सकता। सीनियर कहता है, क्या? लेकिन क्यों? जिनचोल कहता है, ये हरामखोर मुझसे फाइट कर ही नहीं रहा है, ये बस मेरे फाइटिंग स्टाइल के सामने डांस कर रहा है और कुछ भी नहीं। मैंने कई बार जानबूझ के इसे मौका दिया खुद को मारने का, लेकिन इसने एक बार भी मेरे ऊपर हमला नहीं करा। और ऐसा भी नहीं है कि ये मुझसे इस फाइट को हारना चाहता है, ये ठीक ठाक फाइट कर रहा है, लेकिन ये अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट नहीं कर रहा है। सीनियर कहता है, तो तुम बोल रहे हो ये फाइट कर सकता है? जिनचोल कहता है, जी सर, ये अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। ये हरामजादा जैसे ही इस कमरे में घुसा था, इसने उसी वक्त इस कमरे के कोने कोने को स्कैन कर लिया था। इसने कुछ ही सेकंड्स में ये चीजें याद कर ली थी कि इस कमरे में क्या है। जिनचोल मैनेजर किम को कहता है, हे 66, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं पता है, लेकिन अपने अंदर के जज्बे को कभी भी भूलना मत। तुम्हारा ये जज्बा तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से जाना चाहिए। उससे पहले बिल्कुल ऐसे ही रहना, क्योंकि सही मायनों में असल में इसी में मजा है और यही असली भाईचारा है। इसके बाद सीनियर कहता है, हे इससे पहले तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ की साफ सफाई करनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पे तहलका मचा दिया है। लेकिन मैनेजर किम एक हल्की सी आवाज में इस बंदे को कहते हैं, क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? मैं बस एक भगोड़ा हूँ, क्या उसके बावजूद भी तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? अगर तुम मुझे जान से मारने की सोच रहे हो तो मुझे जल्दी मार दो, मेरा बेवकूफ बना के मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे बस मार दो। और मैनेजर किम अभी ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरे देश में होते हैं, यानी कि साउथ कोरिया में। असल में उनका जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। लेकिन इसके बाद जो मिलिट्री वाला बंदा होता है मैनेजर किम के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, हे हम साउथ जोशियंस लोगों को इतनी आसानी से जान से नहीं मारते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हम तुम्हें जान से मार देंगे? अरे तुमसे जान से मार देंगे गया भाड़ में। अभी तुम्हें यह सिखाने का वक्त है कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। अब से तुम वैसी ही जिंदगी जियो जैसे एक आम इंसान जीता है। अगर तुम्हें नहीं पता ऐसा कैसे करते हैं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो क्या बोलते हो, हमारे साथ मिलकर काम करोगे? इसके बाद फ्यूचर वाले मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। वो एक अच्छा इंसान था और उसके साथ साउथ कोरिया में मैंने काफी सारी चीजें सीखी। मैनेजर किम ने इस बंदे के साथ रह के 2 साल तक नई चीजें सीखी होती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन। मैनेजर किम अब साउथ कोरिया के एजेंट बन चुके होते हैं और जो दूसरा मिलिट्री ऑफिसर होता है वो मैनेजर किम को नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने के लिए बोलता है। यानी कि मैनेजर किम को पहले काम मिला होता है साउथ कोरिया में जासूसी करने के लिए और अब साउथ कोरिया वालों ने काम दिया है उन्हें नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने के लिए। मैनेजर किम कहते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया में जासूसी? दूसरा ऑफिसर कहता है, हाँ यही वक्त है उस देश से हिसाब किताब करने का जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, और साथ ही साथ में ये एक परफेक्ट मौका भी है ये साबित करने का कि अब तुम पूरी तरह से साउथ कोरिया के हो। तुम नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने में हमारी मदद करो और साउथ कोरिया के काम आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। यहाँ तक कि ये लोग मैनेजर किम के नकली पासपोर्ट भी बना देते हैं नॉर्थ कोरिया के। इसके बाद दोबारा से हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। वो इंसान मुझे पहले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके शरीफ से चेहरे के पीछे एक मकसद था जो मुझे बाद में पता चला। और इसके अगले ही सीन में ये बंदा मैनेजर किम को कुछ मिलिट्री के बंदों के साथ एक मिशन में भेज देता है, जहाँ पे एक ऑफिसर इन सबको बोल रहा होता है, ठीक है सबके सब लाइन बनाओ और अपनी आईडीज ले लो। एक बात याद रखना, जैसे ही तुम उस आइलैंड में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा मिशन शुरू हो जाएगा। अपना सारा का सारा सामान तैयार रखो और मिशन में फोकस करो। और ये सारे के सारे लोग चढ़ने लगते हैं एक हेलीकॉप्टर में। लेकिन उसी समय मैनेजर किम को अंदाजा हो जाता है कि अभी वो जैसी सिचुएशन में है उस वजह से अब वो ना नॉर्थ कोरिया के नागरिक हैं और ना ही साउथ कोरिया के नागरिक हैं, क्योंकि जिस मिशन में अभी वो जा रहे हैं उस मिशन के बाद साउथ कोरिया भी उनको ठुकराने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बंदे को जिसने मैनेजर किम लोगों को मिशन में भेजा होता है। उस ऑफिसर के पास एक बंदा आता है और कहता है, सर वो सारे के सारे एजेंट्स मिशन के लिए निकल चुके हैं। ऑफिसर कहता है, ठीक है तो ये शुरू हो गया, आखिर प्रेसिडेंट ने इस बारे में क्या कहा है? दूसरा मिलिट्री का बंदा कहता है, सर क्योंकि प्रेसिडेंट भी पहले एक एजेंट थे इसलिए उन्होंने इस मामले में अपने भाव व्यक्त करे हैं। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ हमें कहा है कि वो चाहते हैं इस मिशन के खत्म होने के बाद कोड 66 को ठिकाने लगा दिया जाए। वैसे भी हमें कुछ नहीं पता, आगे वो इंसान हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। बड़ा ऑफिसर कहता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम का मिशन स्टार्ट हो चुका होता है। अभी काफी सारे मिलिट्री के बंदे एक बड़े से घर के अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पे अपना मिशन पूरा करने के
लिए, जहाँ पे मैनेजर किम लोगों को काम मिला होता है किसी को जान से मारने का। और उसी घर के अंदर हम देखते हैं एक हाई पोस्ट के ऑफिसर को, जिसे एक एजेंट बोल रहा होता है, सर मैंने सारी फाइलों को उस तरह से तैयार कर दिया है जैसा आपने कहा था। ऑफिसर कहता है ठीक है, सारी फाइलों को यहाँ पे छोड़ दो। एजेंट कहता है सर क्या हम सच में साउथ जेसन्स के ऊपर बमबारी करने वाले हैं? ऑफिसर कहता है बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हमने इतनी सारी तैयारी बिना मतलब के करी है? हमें जैसे ही चेयरमैन से परमिशन मिलती है हम इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन इतने में ही इस बंदे के माथे के बीचों बीच गोली पड़ती है और यहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हुए घुस जाते हैं मैनेजर किम लोग। इन्होंने यहाँ पे अपना काम पूरा कर लिया होता है, इसलिए ये यहाँ से जाने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो नॉर्थ कोरिया के आर्मी के बंदे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के साथ का एक बंदा मैनेजर किम की गुद्दी में बंदूक तान देता है और कहता है इसको मैं हैंडल कर लूंगा, आप जाओ। इसके बाद ये बंदा मैनेजर किम को कहता है माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हें कोई जिंदा देखना नहीं चाहता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं 1-1.5 मिनट बाद का सीन। अभी इस जगह पे नॉर्थ कोरिया के आर्मी के बंदे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी आंखों के सामने देखते हैं उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने साउथ कोरिया के मिलिट्री का सिर्फ एक बंदा खड़ा होता है जिसने अपने साथ के सारे बंदों को मार दिया होता है। और वो बंदा और कोई नहीं मैनेजर किम होते हैं, यानी मैनेजर किम के साथ ही उन्हें मारने में नाकामयाब रहते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले मैनेजर किम को कहते हैं अपनी जगह से हिलना मत, आखिर ये सब क्या है? लेकिन मैनेजर किम अपनी मुंडी इनकी तरफ घुमाते हैं और कहते हैं तो तुम लोग आ गए, आखिर इस तरह से तुम मुझे क्या देख रहे हो, मुझे पकड़ते क्यों नहीं? और इसके बाद नॉर्थ कोरिया वाले बंदे मैनेजर किम को पकड़ लेते हैं और दोबारा से शुरू होती है मैनेजर किम की तुड़ाई। एक बंदा जिसने मैनेजर किम को काफी ज्यादा बुरा मारा होता है वो मैनेजर किम को बोल रहा होता है सच में तू काफी ज्यादा मजबूत है हरामजादे, मुझे बता आखिर तुम लोगों का आगे प्लान क्या है? और हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है मैं इन सारी चीजों से अब परेशान हो चुका था, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हार मानना चाहता था, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने की सोचता था तो मुझे अपने दोस्त 66 की याद आती थी। और क्योंकि मैनेजर किम का असली नंबर 73 होता है जो उन्हें नॉर्थ कोरिया में ही मिला होता है जहाँ पे अभी वो हैं, इसीलिए अभी एक बंदा इस कमरे के अंदर आता है और कहता है 73 तू 73 ही है ना? एयर स्पेशल फोर्सेस का एजेंट 11th रेजिमेंट, मैंने सही कहा ना? वो जरा देखो तो ये तो तुम ही हो। मैंने सुना था उन सारे के सारे साउथ कोरियन को किसी एक बंदे ने जान से मार डाला, तो वो तू ही था। हे आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुमने इसको पकड़ के क्यों रखा है? इसे जाने दो, हम दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। असल में ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है ये वही होता है जो शुरुआत में मैनेजर किम के स्कूल में गया था और इसी बंदे ने ही मैनेजर किम को इस दलदल में फंसाया होता है। इसके अगले सीन में ये बंदा मैनेजर किम को अपने सामने बैठाता है और चाय बिस्किट खाने के लिए देता है, लेकिन मैनेजर किम इन बिस्किट्स को खा नहीं रहे होते। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है क्या हुआ, आखिर क्या दिक्कत है? क्या साउथ कोरिया में तुम्हें अलग तरीके का खाना खाने की आदत पड़ गई थी जिस वजह से तुम इसे नहीं खा रहे हो? लेकिन मैनेजर किम एक हल्की सी आवाज में कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हम सबको इस दलदल में लेके आए जिस जगह को कोई भी नहीं जानता। तुम लोगों ने हमें तब तक मारा जब तक हम अपने बारे में सब कुछ भूल नहीं गए। हमारे साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने हमें दूसरे देश में मरने के लिए भेज दिया। आखिर क्यों? कम से कम अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हारे अंदर इतनी भावना तो होनी चाहिए कि किसी के साथ ऐसा ना करो। कम से कम तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कि वो इंसान तुम ही थे जिसने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया है। ये बात कहते हुए मैनेजर किम की एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि दूसरी आंख सूजी हुई होती है। इसके बाद ये दूसरा बड़ा ऑफिसर कहता है तू हरामजादे, तू तो इमोशनल भी साउथ कोरिया वालों के स्टाइल में हो रहा है। क्या मैंने तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी है? देख उस समय मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, जो भी मैंने किया था वो हमें ऑर्डर मिले थे हमारे ऊपर से। उन सारी चीजों में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तुझे मेरे ऊपर नहीं बल्कि उनके ऊपर गुस्सा होना चाहिए जो मेरे ऊपर है। जो कुछ भी हुआ वैसा मैं भी नहीं चाहता था, इसलिए उसके लिए मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। लेकिन अब तक तो तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि हम वर्दी वाले अपने आदेशों से बंधे होते हैं। अगर वो हमें छलांग लगाने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि कितनी ऊंचाई से छलांग लगानी है। उस वक्त मैं बस एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और उन्होंने मुझे छलांग लगाने के लिए कही थी, तो तू बता मैं और क्या करता? ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, मुझे होती है, लेकिन अभी के लिए तू थोड़ा आराम कर। और हाँ, इस बात का ध्यान रखियो तू बेस के आसपास ही रहे, ज्यादा दूर ना जाए। इसके बाद मैनेजर किम फाइनली एक नॉर्मल इंसान की तरह एक सड़क में खड़े होते हैं जहाँ पे बच्चे वगैरह आपस में खेल रहे होते हैं और आम सिविलियंस आपस में बातें कर रहे होते हैं। और नॉर्थ कोरिया वो पहला देश बनता है जिसने मैनेजर किम को आजादी दी होती है। मैनेजर किम सड़क में
खड़े तो होते हैं लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे होते, क्योंकि उनकी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है और वो खड़े खड़े बस यही सारी बातें सोच रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के पास एक लड़की आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक हट्टा कट्टा इंसान ऐसे सड़क को ब्लॉक करके क्यों खड़ा है? तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम दूसरे टाउन से आए हो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। और पहली बार इस लड़की को देख के ही मैनेजर किम को इससे प्यार हो गया होता है और ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ चुके होते हैं और इन दोनों को ज्यादा वक्त नहीं लगता एक दूसरे के साथ फिजिकल होने में। फाइनली मैनेजर किम की जिंदगी में बस एक यही अच्छी चीज हुई होती है। बट इसके अगले ही सीन में जो नॉर्थ कोरिया का बड़ा ऑफिसर होता है वो मैनेजर किम के सामने गन और कुछ पैसे वगैरह रख देता है। मैनेजर किम ये सब कुछ देखते हुए कहते हैं, सर आखिर ये सब कुछ क्या है? ये सब देख के ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि मैं किसी को जान से मार दूं। ये बंदा अपनी चाय पीते पीते कहता है, 73 थोड़ा आराम से बोल, मुझे ये बता आखिर तू टाउन में उस लड़की के इतना ज्यादा क्लोज क्यों हुआ? तुझे अपनी जिंदगी शांति से बितानी चाहिए थी, जैसा कि मैंने तुझे कहा था। टाउन में तेरे और उस लड़की की लव स्टोरी के बारे में बातें हो रही हैं, जिससे मेरा सर दर्द हो रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि ये छुपा सकूं कि तू यहाँ पे है, लेकिन लगता है हमारी पार्टी को पता चल गया है तू यहाँ पे है और ऊपर ओहदे में जो लोग बैठे हैं वो तुझे और उस लड़की को जान से मारना चाहते हैं और इसीलिए मैंने सोचा। लेकिन मैनेजर किम इसकी बात काटते हुए कहते हैं, वो सब छोड़ो और ये बताओ मुझे जान से किसको मारना है? अगर मैं अपना मिशन पूरा करता हूँ तो तुम मेरी सेफ्टी और उस लड़की की सेफ्टी का ध्यान रखोगे, है ना? ऑफिसर कहता है, मुझे अच्छा लगा तू डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है 73। दरअसल हमारी जो पार्टी है अभी वहाँ पे ये विवाद चल रहा है कि लीडरशिप कौन लेगा। सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा उनकी विरासत को संभाले, लेकिन ऐसा होने से कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है और तेरा टारगेट है सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा। तुझे जाके उस बंदे को निपटाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउथ कोरिया का सीन, जहाँ पे जिनचॉल का सीनियर भी जिनचॉल को बोल रहा होता है, ये जो फोटो में तुम्हें इंसान दिख रहा है हो सकता है ये अगला नॉर्थ कोरिया का लीडर बने। हम इस बंदे के ऊपर काफी समय से नजर बनाए रखे हैं क्योंकि इसे जंग करना काफी ज्यादा पसंद है। ये हमेशा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश करता रहता है। हमें बहुत ही ज्यादा गुप्त जानकारी मिली है कि ये बंदा हार्बिन शहर में आने वाला है और तुम्हें इस बंदे को जाके निपटाना होगा ताकि हमारा देश शांति से रह पाए। और वहीं जो जवान हांचू शियोंग होता है उसको भी यही ऑर्डर मिला होता है। हम देखते हैं जवान हांचू किसी को कहता है, ठीक है तो मुझे बस इस बंदे को जान से मारना है ना? यानी कि भले ही इन तीनों को ये मिशन अलग अलग वजहों से मिला होता है, लेकिन ये बात तो पक्की होती है कि इनका मिशन एक ही होता है और इसी तरह से इन तीनों के जिंदगियों के रास्ते आपस से टकराए होते हैं, जो कि आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।